गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। यशपाल जी के द्वारा लिखी गई यह रचना है। तो पहले यशपाल जी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। आप भली भांति परिचित हैं। भगत सिंह और सुखदेव कौन थे? हमारे देशभक्त जो देश के लिए शहीद हो गए। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, मतलब आम आदमी जैसे रहता है उसके बारे में इनकी रचनाओं में बताया गया है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार थे। यथार्थवादी मतलब जो सच्चाई होती है हमारे समाज में उसके ऊपर वे रचना करते थे। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दावा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है, मतलब उनकी भाषा में स्वाभाविकता और सजीवता होती है, मतलब उनकी रचना पढ़कर लगता है कि वह बिल्कुल सजीव हैं। ठीक है, वो रचनाएं ऐसा लगता है कि जीवित होते हैं उसके पात्र। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। कैसी परजीवी संस्कृति? परजीवी मतलब कि दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं। तो लखनवी अंदाज एक व्यंग्य है। व्यंग्य आप लोग समझ रहे हैं कि किसी के जब हम हंसी उड़ाते हैं तो वह व्यंग्य है। तो यह साबित करने के लिए उन्होंने यह लिखा है कि क्या है कि स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यह भी साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब कथ्य, कोई ना कोई आपके पास टॉपिक होना चाहिए, घटना होनी चाहिए, तभी आप कहानी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक या घटना नहीं रहेगी तो कहानी किसके ऊपर लिखा जाएगा, इसके बारे में यह लिखते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वास्तविक जीवन शैली न जीकर बनावटी जीवन शैली जीते हैं, तो उन्हीं के लिए उन्हीं पे कटाक्ष करते हुए इन्होंने यह व्यंग्य लिखा है कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचना है लखनवी अंदाज। ठीक है, क्या है? लखनवी अंदाज। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। क्या दिया हुआ? मुफस्सिल। ये उर्दू लफ्ज़ है जिसका अर्थ है कि केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। मतलब जहाँ से ये ट्रेन चल रही थी वहाँ के आसपास के स्थानों में यह जा रही थी। ज़्यादा दूर ये इस ट्रेन को जाना नहीं था, पैसेंजर को जाना नहीं था। तो पैसेंजर ट्रेन है तो आसपास के स्थानों में इसको जाना था। तो अब वह मतलब हॉर्न बजा रही थी, उतावली में फुकार रही थी, मतलब वह हॉर्न बज रही थी। वो ट्रेन का जो चलने को तैयार थी ट्रेन। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। हाँ, तो सेकंड क्लास में जाने के लिए क्या है? दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने क्या किया? उन्होंने दूर जाना नहीं था, में पैसे अधिक लगते हैं, लेकिन इतनी दूर नहीं जाना था तो इतने अधिक भी पैसे नहीं लगेंगे। इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि मैं इस यहाँ पे बैठूँगा और आराम से कहानी के बारे में सोचूंगा और प्राकृतिक दृश्य भी देखते देखते
चला जाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, जो लेखक हैं वो कहीं सफ़र पे जा रहे हैं सेकेंड क्लास की बोगी में बैठ करके। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके आगे देखते हैं। अब क्या हुई, गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में वो दौड़कर चढ़ गए। जैसे कि ऊपर में बताया गया कि गाड़ी छूट रही थी। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान के प्रतिकूल मतलब उन्होंने सोचा था कि डिब्बे में कम लोग होंगे, निर्जन जहाँ पे जन नहीं है, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। वो डिब्बे में वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। सफ़ेद पोश सज्जन मतलब थोड़ा प्रतिष्ठित वर्ग के लोग। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे थे, सफ़ेद पोश प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे। जब ये गाड़ी में दौड़कर चढ़ जाते हैं। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। उन्होंने क्या सोचा कि वो शांत तो थे वो सज्जन, इन्हें चिंतन में विघ्न मतलब वो सज्जन जो बैठे हुए थे, इनको जब चढ़ते हुए देखते हैं तो वो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, संकोच में आ जाते हैं, या उन्हें लग रहा है कि मुझे कोई देख न ले यहाँ पे, इसलिए वो बैठे, उनके मन में ऐसा असंतोष दिखाई देता है। और वहाँ पे 2 खीरे रखे हुए थे। तो अपदार्थ वस्तु का शौक रखते देखे जाने के संकोच में थे। मतलब अपदार्थ वस्तु मतलब खीरा क्या होता है, एकदम मामूली सा चीज़ होता है ना, सस्ता, जिसे हम समझते हैं और खाते हैं। जिसे वो जो सज्जन बैठे थे सफ़ेद पोश थे, तो वो उनको वो खीरा खाने में संकोच मालूम हुआ लेखक को देख करके। नवाब साहब क्या वहाँ पे वो नवाब थे कहीं के। तो लेखक सोचते हैं आखिर ये चिंतन में विघ्न क्यों हो गए, क्योंकि इन्हें या तो ये किसी कहानी के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर खीरे को देखकर पकड़े गए खाते हुए, या रखे खा तो नहीं रहे थे, वो खीरा को देखकर वो बैठते हैं, देख लेते हैं उनको, इसीलिए उनके मन में संकोच आ जाता है। खीरा उन्होंने तौलिए पे रखा हुआ था। ठीक है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। नवाब साहब क्या थे, वो नहीं चाहते थे लेखक से बात करना, इसीलिए वो भी सामने की बर्थ पर बैठ जाते हैं और वो भी आत्मसम्मान से आंखें चुरा लेते हैं कि अगर आप बात नहीं करोगे तो हम कौन से बात करने वाले हैं ये। इसीलिए लेखक भी चुपचाप बैठ जाते हैं। खाली बैठे कल्पना करते करते, खाली बैठे ये होगा यहाँ पे कि खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। हाँ, तो जब आप खाली बैठे रहते हो तो सही में कुछ ना कुछ सोचने लगते हो। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के। अब नवाब साहब सोचते थे कि वो क्या करेंगे, कि वो सेकेंड क्लास में बिल्कुल अकेले यात्रा वो सोचे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे लेखक चढ़ जाते हैं। अब उन्हें क्या होता है कि किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा कि ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, अब इतने देरी में कौन हमें देख लेगा, कोई तो और आने वाला नहीं है। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। ठीक है। अब वो बोलते थे क्या वो लेखक के सामने खीरे कैसे खाएं। नवाब साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो खीरा उन्होंने रखा हुआ था नवाब साहब ने। ऊपर आपको बताया गया है कि तौलिए पर उन्होंने खीरा रखा था। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से देखना, तेज ऐसे आंखें चुरा कर देख रहे थे, नवाब साहब की ओर देख रहे थे लेखक। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अदाबर्ज, नवाब खीरे का शौक फरमाएंगे।
नवाब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाएं। तो नवाब साहब बोलते हैं कि खीरा शौक फरमाएंगे। तो लेखक क्या बोलते हैं, उन्होंने भी भांप लिया कि भाई आप हमें क्या तुच्छ समझते हैं। उन्होंने बोल दिया, नहीं शुक्रिया, आप ही शौक फरमाएं। तो क्या होता है कि नवाब साहब ने पल से एक पल से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इससे कड़वाहट निकल जाती है, उन्होंने ये किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। यहाँ पे खीरा कैसे काटा नवाब साहब ने, उसको बताया गया है कि बड़ा एकदम रईसी अंदाज में वो खीरा काट रहे थे। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च भी पुड़िया में दे देते हैं। अब नवाब साहब ने क्या किया, बहुत करीने से मतलब बहुत तरीके से खीरे की फाक पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। खीरा में क्या उन्होंने बुरक दिया, छिड़क दिया, लाल मिर्च और नमक और जीरा, उनकी जो उन्हें खीरा बेचने वालों ने दिया था। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब वो उनके मुख को देखकर लग रहा था कि वो क्या स्फुरण मतलब मुंह का हिलना, जीभ का हिलना, फड़फड़ाना, उनको देखकर लग रहा था कि वो खीरे को खाना चाहते हैं। कनखियों से लेखक उनको देख रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। अब क्या है, नवाब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वो बोलते हैं आप बड़ा, लेखक को लगता है कि ये तो रईस बनते हैं लेकिन लोगों से बच सकते हैं। मुंह में पानी आ रहा था तो उसको देख के कोई भी जान जाता है कि इस चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन लेखक को नवाब साहब फिर से खाने को बोलते हैं। वो कहाँ का, लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब बहुत टेस्टी है, बालम खीरा उसका नाम है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब लेखक को भी खीरा खाने का मन कर रहा था, लेकिन वो एक बार इनकार कर चुके थे तो आत्मसम्मान निभाने के चक्कर में उन्होंने फिर से बोल दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। देखिए, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मतलब पेट ज़रा कमज़ोर है, पाचन ठीक नहीं है अभी, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगा, आप खा जाइए, ऐसा बोलते हैं। देखिए, दोनों को खीरा खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन एक दूसरे के उसमें वो खा नहीं रहे हैं कि रईस बन रहे हैं दोनों, कह सकते हैं हम लोग। नवाब ने सतृष्ण आँखों से क्या किया, सतृष्ण आँखों से मतलब नमक मिर्च के संयोग से बना हुआ खीरा वो देखते हैं। सतृष्ण मतलब उनको तृष्णा है, खाने की इच्छा है। तो नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और क्या करते हैं, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें क्या कर लेते हैं, वो मूंद लेते हैं, मूंद गई और मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खीरे के बाहर फेंकते गए। क्या किया उन्होंने, इतने अच्छे से खीरे को धोया, छीला, उसको सजाया, नमक मिर्ची डाली उस पर। और जब लेखक ने मना कर दिया खाने में तो इन्हें भी लगा कि मैं तो नवाब हूँ, अब मैं खीरा जैसी छोटी चीज़ खाऊंगा तो लेखक क्या सोचेंगे, सामने वाले व्यक्ति क्या सोचेगा। उन्होंने भी क्या किया, बहुत तरीके से सजा वजा के खीरे को भी नवाबी अंदाज में खाया। कैसे खाया, खाने का तो पूरा मन था उनका। उन्होंने नाक के पास ले जाते हैं, सूंघते हैं उसको और उसके बाद उसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये है नवाबी।
नवाब साहब ने खीरे की सभी फाकों को ऐसे करके खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। आप इसे बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं कि खानदानी रईसों का तरीका है। उतना सारा खीरा फेंक दिया उन्होंने और दिखावे के चक्कर में वो खाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा और उसे बस सूंघ कर फेंक देते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? मतलब ये तरीका तो बड़ा रईसी था, लेकिन उदर मतलब पेट की तृप्ति, पेट शांत हो सकता है क्या ऐसे? नहीं ना हो सकता। पेट में तो भूख लगी ही रह गई। खीरा तो फेंक दिया नवाब ने। नवाब की ओर से भरे पेट की के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज लेकिन होता है शकील। तो वो बोलते हैं कि जल्दी आसानी से पचता नहीं है। शकील का अर्थ है कि नहीं, आसानी से नहीं पचता। टेस्टी होता है, लजीज होता है, लेकिन यह पचता नहीं है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब ये पेट पर बोझ डाल देता है, पाचन क्रिया पे बोझ डाल देता है, पाचन क्रिया के लिए भारी है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि खीरे को उन्होंने सूंघा और काटा, सजाया, उससे उनका पेट भर गया, डकार भी आ गया। तो यहाँ पे लेखक ने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ पे आपको यह समझने की ज़रूरत है कि क्या बिना घटना और पात्र, बिना विचार के कहानी बन सकती है? या बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि जब भी हमें कोई कहानी लिखनी है तो कोई घटना कहीं की होनी चाहिए, ये उसमें पात्र होने चाहिए और उस पर विचार भी करना पड़ेगा। ऐसे बिना विचारे कहानी हम लिख नहीं सकते हैं। इसलिए किसी भी कहानी को लिखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसमें पात्र हो, घटना हो, और बिना पात्र, बिना विचार और बिना घटना के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। तो यही इस इसमें व्यंग के रूप में बताया गया है कि क्या है, जैसे कि हम खीरे को सूंघकर पेट भर सकते हैं, लेकिन बिना पात्र के क्या कहानी नहीं बन सकती? लेखक का यह सोचना है। तो नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं बन सकती। हमें किसी भी कहानी को लिखने के लिए विचार, घटना और पात्रों की आवश्यकता होती है। तो ये था आपका लखनवी अंदाज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम मिलते हैं अगले पाठ में।